अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके ए सेलुलर लाइफ के चैप्टर में 3 स्ट्रक्चर्स है, जैसे पहले भी जिक्र हुआ था, और कुछ के लाइफ साइकिल्स भी है 2 के। तो बुक में पहले स्ट्रक्चर्स है, फिर बाद में वो पैरासिटिक मूड और उसका लाइफ साइकिल्स उसमें दोनों है। हम यहाँ पे अलग अलग पैकेज बनाएंगे, यानी कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर और उसका लाइफ साइकिल ये एक लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर HIV का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल एक लेक्चर में, इस तरह आगे जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल में जो लिंक चीज़ें हैं, जो MCQs आते हैं, वो आप आसानी से कवर कर सकें। सबसे पहले इस लेक्चर में बात करेंगे हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की। इसका शेप क्या है, इसका हमारे पास साइज़ कितना होता है, इंजाइम्स एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएगी। ज़रा गौर से देखें, अगर आप बैक्टीरियोफेज का शेप देखते हैं कि शेप के लिहाज से बैक्टीरियोफेज कैसा है, तो शेप के लिहाज से बैक्टीरियोफेज जो है ये टेडपोल शेप होगा। क्या होगा? टेडपोल। फ्रॉग का लार्वा जिस तरह होता है ना, टेडपोल शेप। तो अभी ड्रा करेंगे पूरा तो आपको शेप नज़र आ जाएगा, टेडपोल शेप, इधर याद कर लें। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप बैक्टीरियोफेज का साइज़ देखते हैं फिर, तो साइज़ के लिहाज से बैक्टीरियोफेज 24 से लेकर 200 नैनोमीटर का होता है। इंतहाई स्मॉलर टेनी पार्टिकल है, नैनोमीटर में ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप इस बैक्टीरियोफेज का होस्ट देखते हैं कि किसके ऊपर अटैक करेगा, तो होस्ट इसका बैक्टीरिया है। बहुत सारे हमारे पास फेज वायरसेस है, इसमें T4 फेज वेल नोन एक फेज वायरस है हमारे पास, ठीक है। चलें आइए अब शुरू करते हैं पहले इसके स्ट्रक्चर को। इसके स्ट्रक्चर में बच्चों आपको 2 चीज़ें मिलने वाली हैं। बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर होता है, ये अगर मैं इसको ड्रा करूं तो पहले थोड़ी सी चीज़ें लिख लेता हूं ताकि आप MCQs इसको सॉल्व कर सकें। एक इसमें आपको नज़र आएगा हेड रीजन और दूसरा आपको नज़र आएगा टेल रीजन। अब हेड और टेल में हमारे पास क्या फ़र्क है, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। रिमेंबर, हेड रीजन ऑफ द फेज वायरस, दिस कंटेन अ कैप्सिड होगा इसमें, जिसका यूनिट हमारे पास कैप्सोमियर है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैप्सोमियर से बना होगा। और इसके साथ साथ जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो जीनोम ऑफ द बैक्टीरियोफेज कंटेन DNA और RNA, दोनों में से कोई एक होता है, बट मोस्टली इट कंटेन DNA। ज़्यादातर जो आपको फेजेस नज़र आएंगे ना, इसमें क्या होगा? DNA होगा। एक और बात यहाँ याद कर लें कि ये जो हेड है इसका, ये डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। लाइक इकोसेड्रल एक लिखा है जिसके 20 कॉर्नर 20 साइड्स होते हैं, इस तरह 6 साइड्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। टेल रीजन में आपको जो चीज़ें मिलेंगी, तो टेल रीजन में आपको एक शीट मिलेगा जो अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर है, खाली है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। फिर इसके साथ साथ आपको बेस प्लेट मिलेगा विच इज़ नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको टेल फाइबर्स मिलेंगे, टेल फाइबर्स। तो ये बेस प्लेट और फाइबर जो होता है, ये हर एक वायरस में नहीं होता, हर एक फेज में नहीं होता, कुछ फेजेस में होता है। ज़रा मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर लूँ तो आपको कुछ चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। ये इस फेज का, बैक्टीरियोफेज का हमारे पास हेड रीजन है। बैक्टीरियोफेज का ये हेड रीजन है, ये मैंने 6 कॉर्नर वाला 6 साइड वाला हेड ड्रा कर लिया। ये कैप्सिड है हमारे पास, प्रोटीन इन नेचर है, कैप्सोमियर से बना होता है। फिर इधर एक रीजन होगा कॉलर, जो हेड और टेल दोनों को अटैच कर रहा है। और ये स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ स्प्रिंग लाइक ऐसे नीचे आया हुआ है। और इधर आपको फिर मिल जाएगा बेस प्लेट, और बेस प्लेट के साथ ये फिर यहाँ फाइबर्स जो मोस्टली 6 इन नंबर्स होते हैं ज़्यादातर केसेस में, ये फाइबर है हमारे पास। इसके अंदर ये जीनोम ड्रा कर लेता हूँ
और ये जीनोम इसका डीएनए है। थोड़ा सा मैं इसको लेबल कर लूँ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ताकि आप इसको सीख सकें। ये कैप्सिड डीएनए, ये हुआ हमारे पास कैप्सिड। ये रीजन जो दोनों को अटैच कर रहा है इसको कॉलर कहते हैं। ये अंदर से हॉलो रीजन इसको शीट कहते हैं। ये हमारे पास बेस प्लेट है और ये हमारे पास टेल फाइबर्स है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। ये बैक्टीरियोफेज का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बच्चे टेल फाइबर्स में एक एंजाइम होता है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। दैट एंजाइम इज कॉल्ड लाइसोजाइम। आप इस चीज़ को याद कर ले, चैप्टर इम्यूनिटी में आपने पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ लेंगे कि लाइसोजाइम ह्यूमन बींग्स का जो स्किन है, यहाँ पे दो ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड से जब स्वेट सिक्रीट होता है तो उस स्वेट के कंपोजिशन के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, लाइसोजाइम मिलेगा। एंड दिस इज़ द एंजाइम जो आउटसाइड द बॉडी ये काम कर सकता है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको होस्ट सेल के अंदर लाइफ साइकिल इसका क्लियर करेंगे। याद रखिए भाई, यहाँ पे लाइफ साइकिल के लिहाज से दो तरह के लाइफ साइकिल हैं। एक को कहा जाता है लाइटिक साइकिल और दूसरे को कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। यानी कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा तो इधर दो तरह के साइकिल हो सकते हैं, या तो लाइटिक साइकिल होगा और या लाइसोजेनिक साइकिल होगा। अब लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, इसमें मेन डिफरेंस क्या है वो आपको बता रहा हूँ, फिर साइकिल कराऊंगा कंप्लीट आपको कि कैसे ये प्रोसेस होता है। बिल्कुल गौर से तवज्जो से आपने देखना है और एक एक पॉइंट को क्लियर करना है ताकि आप एमसीक्यूज़ को गलत ना करें। बेहतर होगा आप एक रजिस्टर, अपना नोटबुक या पेन अपने साथ रखें, और नोटबुक और पेन साथ रखें तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा उसको आपने साथ साथ नोट करना है। तवज्जो रखिएगा, जो हमारे पास लाइटिक साइकिल है, बस सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, लाइटिक फॉर लाइसिस, लाइसिस से निकला है। तो यह जो यानी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और लाइसोजेनिक साइकिल के केस में जो होस्ट सेल होगा यानी बैक्टीरियल सेल होगा, दिस विल रिमेन अलाइव। ये मेन डिफरेंस है यहाँ कि लाइटिक में बैक्टीरिया सेल जो होस्ट सेल है वो ख़त्म हो जाता है और लाइसोजेनिक में जो बैक्टीरियल सेल है वो ख़त्म नहीं होता बल्कि वो अलाइव रहता है, ज़िंदा रहता है। इस केस को अगर आप देखें तो इस लिहाज से ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसको दूसरा नाम दिया जाता है होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन। तो होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन में बैक्टीरिया होस्ट होगा और गेस्ट जो है वो फेज होगा, बैक्टीरियोफेज वायरस। और लाइटिक साइकिल में इसको नाम दिया जाता है मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। तो याद रखिए, मास्टर और स्लेव रिलेशन में बैक्टीरियोफेज मास्टर है और बैक्टीरिया यानी होस्ट सेल ये स्लेव है। क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज जब अटैक करता है तो ये उस पूरे सेल का कंट्रोल ले लेता है, पूरे सेल का कंट्रोल ले लेता है, इसलिए इसको मास्टर कहा जाता है। रिमेंबर कि दोनों साइकिल का स्टार्ट बिल्कुल सेम होगा और इसमें जो एंड है वो डिफरेंट होगी। तो एंड की वजह से आपने पहली बात करने जा रहा हूँ, साइकिल को स्टार्ट करने लगा हूँ। ये है हमारे पास एक होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये बैक्टीरियल होस्ट। अब क्या होगा, इसके ऊपर फेज वायरस अटैक कर लेता है। इस होस्ट के ऊपर फेज वायरस ने अटैक कर लिया और फेज वायरस इधर आके अटैच हो गया। द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, पहला जो यहाँ स्टेप हो रहा है वो अटैचमेंट का हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट कौन कराता है, पॉइंट याद होना चाहिए आपको, ये अटैचमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स। फाइबर्स यहाँ क्या करते हैं, वो इस फेज वायरस को बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे अटैच कर देते हैं। तो फिर सेकंड स्टेप यहीं पे आ जाता है और सेकंड स्टेप ये होता है दैट इज़ ब्रेक डाउन आर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। यहाँ बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है
उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, उसमें एक कैविटी बन जाएगी। अच्छा बच्चे, ये ब्रेकडाउन, ये डाइजेशन का प्रोसेस ये कौन कराएगा? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइसोजाइम, जो एंजाइम है ना लाइसोजाइम, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 2 स्टेप हो गए हैं। पहले इन टेल फाइबर्स के थ्रू ये अटैच होगा सरफेस पे और फिर इस लाइसोजाइम को सिक्रीट करके इसके सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इसमें यहाँ एक कैविटी बन जाएगी। इस सेल वॉल में क्या होगा? कैविटी बन जाएगी। और उस कैविटी से क्या होगा? कैविटी से ये होगा कि ये जो हमारे पास फेज का हेड है, इसमें जो जीनोम है वो अंदर आ जाएगा। ज़रा तवज्जो से इधर आए, इस स्ट्रक्चर की तरफ देखें। ये अंदर से खाली है, हॉलो रीजन है। तो जैसे ये अटैच होता है और कैविटी क्रिएट होती है, इधर जब कैविटी क्रिएट हो जाएगी तो ये हेड रीजन इधर पुश करेगा ऐसे नीचे की तरफ, और इसका ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ये कॉलर वाला रीजन ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा, और इससे फ़ायदा ये होगा कि ये अंदर जो डीएनए या आरएनए है ये अंदर आ जाएगा। तो मोस्टली इट कंटेन डीएनए। इसका डीएनए जो है वो क्या होगा? वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये आ जाएगा। अब ये 2 स्टेप्स तो हो गए। 2 स्टेप्स में क्या कुछ हुआ? अटैचमेंट हुई और फेज का डीएनए अंदर आ गया। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा? थर्ड स्टेप में ये होगा कि इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है भाई? इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये जो डीएनए है ये इधर आके इसके साथ मर्ज कर जाएगा। ये डीएनए इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ मर्ज कर जाएगा, और इसके बाद शुरू हो जाएगी हमारे पास द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, तो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। होस्ट सेल खुद अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा ना, अपने डीएनए को डिवाइड करेगा। तो यहाँ क्या होगा? डुप्लीकेशन जब होस्ट की होगी तो इससे जो फेज डीएनए है, फेज डीएनए ये क्या हो जाता है? ये रिप्लिकेट होगा और फेज डीएनए इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा। यहाँ फेज डीएनए क्या होगा? इंक्रीज इन नंबर होगा, नंबर्स के लिहाज से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं अब अगर एक नेक्स्ट सेल इधर ड्रा करूँ बैक्टीरिया का, वो कैसे होगा? ज़रा आपने बिल्कुल गौर से तवज्जो से मेरी तरफ देखना है। आगे 2 साइकिल्स को अलग करूँगा। यहाँ हमारे पास ये फेज के डीएनए जो है ये बहुत सारे इधर बन गए हैं। नंबर ऑफ डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया, नंबर ऑफ डीएनए ऑफ फेज वायरस, ये इनसाइड द बैक्टीरिया क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रिप्लिकेशन हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? बिल्कुल गौर से तवज्जो से देखना है आपने। अब होगा यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और ये प्रोटीन कौन से होंगे? ये प्रोटीन फेज के प्रोटीन होंगे, स्पेशली कैप्सिड होगा। ये प्रोटीन फेज के प्रोटीन्स होंगे, स्पेशली ये कैप्सिड प्रोटीन होगा हमारे पास। यहाँ तक का साइकिल ये याद रखिए कि ये दोनों में सेम है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ सिखाने लगा हूँ। ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए के इर्द गिर्द ये सारे हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं ये बन जाएंगे, और यहाँ पे मतलब ये है कि बहुत सारे फेज वायरसेस इस बैक्टीरिया के अंदर ये बन गए हैं। पूरे का पूरा वायरस बन गया है। यहाँ एक पॉइंट नोट करते चले कि वायरस जब भी अटैक करता है, ड्यूरिंग वायरल अटैक, तवज्जो रखिए ज़रा, ड्यूरिंग वायरल अटैक ओनली जीनोम इंटर इनटू द होस्ट सेल। वायरल अटैक के दौरान सिर्फ जीनोम इंटर होता है, पूरा वायरस इंटर कभी भी नहीं होता। उसका प्रोटीन कोट, उसका कैप्सिड, वो जो आउटर कोट है वो बाहर रह जाता है, एंड देन रिप्लिकेट, फिर रिप्लिकेट होता है और एक कंप्लीट वायरस फिर बनता है। सिर्फ जीनोम इंटर होगा और उस जीनोम के एंट्री से फिर क्या होगा? एक कंप्लीट वायरस हमारे पास ये बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई है। अब आपने बिल्कुल गौर से देखना है, गलती नहीं करनी। यहाँ अब करना क्या है? इन फेजेस को बाहर निकालना है। यहाँ अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या होगा? इन फेजेस को हमने यहाँ से बाहर निकालना है। तवज्जो रखिए ज़रा। फेजेस को बाहर निकालने के 2 तरीके हैं।
पहला तरीका ज़रा गौर से देखें। पहला तरीका यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ये वही बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर बहुत सारे फेजेस जो हैं ये मौजूद है, ये सारे इसके अंदर फेजेस ये मौजूद हैं। तो एक तरीका ये होता है कि ये फेज ये यहाँ अंदर से इस वाल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और इस वाल में एक कैविटी बन जाती है। जब कैविटी बन जाती है तो ये सारे फेजेस उस कैविटी के थ्रू वन बाय वन बाहर निकल आते हैं। ये वन बाय वन सारे फेजेस बाहर निकलते हैं और ये जो सेल वाल सेल मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन हुई है ये यहाँ दोबारा से इंटैक्ट होता है, दोबारा से बंद हो जाता है और ये फेज ये जो बैक्टीरिया है, ये जो होस्ट सेल है, ये ज़िंदा रह गया है, अंदर ही हो, ये बैक्टीरिया सेल ख़त्म नहीं होगा। तो ये वाला साइकिल हमारे पास क्या हुआ, दिस साइकिल इज टर्म्ड एज लाइसोजेनिक साइकिल, कि जिसमें बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया, कैविटी क्रिएट की, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल किया, अपने डीएनए को बेच दिया, डीएनए मर्ज हुआ, डीएनए रिप्लिकेशन हुई, डीएनए रिप्लिकेशन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस से फेजेस सारे कंप्लीट हो गए, फेज ने प्रेशर एक्सर्ट करके वॉल में कैविटी क्रिएट की, वन बाय वन सारे फेजेस यहाँ से बाहर निकल आए। बैक्टीरिया सेल का अपना काम, फेज का अपना काम, इसको लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? नाउ द सेकेंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है और यहाँ आपने एक कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि कन्वर्जन या स्विच साइकिल जब स्विच होता है एक साइकिल से दूसरे में, ये कैसे होता है। तवज्जो से देखें, ये वही बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर बहुत सारे फेजेस पड़े हैं। अब ऐसे हुआ कि ये जो फेज है, इस फेज के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हो गया। This phage is affected by some external factors. फेज नहीं, दिस बैक्टीरियल सेल, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इसने क्या किया, इसने इस बैक्टीरियल सेल को डिस्टर्ब कर दिया। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ने इस बैक्टीरियल सेल को यहाँ डिस्टर्ब कर दिया। तो इस वजह से वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं वो भी ज़रा देख लें। अल्ट्रावायलेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर इस बैक्टीरिया के ऊपर अल्ट्रावायलेट पड़ जाए तो क्या होगा, ज़रा गौर से देखें, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, तवज्जो से देखें, ज़रूरी है। इसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट लग जाए या कोई और एक्सटर्नल इफेक्ट हो जाए तो देखें, मैंने कहा था कि वायरस इनसाइड द लिविंग क्या होता है, लिविंग होता है। वायरस इनसाइड द लिविंग होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये वायरस इनसाइड द लिविंग है, बैक्टीरिया तो लिविंग है ना, इस वक्त ये वायरस इसके अंदर है। तो इस अल्ट्रावायलेट का या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो है जिसका बैक्टीरिया के ऊपर इफ़ेक्ट है तो उसका इफ़ेक्ट फेज के ऊपर भी होगा। यहाँ ये एक घर है, ये इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो ये घर के अंदर ये लोग जल रहे हैं, आग लग गई है, लोग जल रहे हैं। अब घर को बचाना ज़रूरी है या लोगों को बचाना ज़रूरी? भाई जाहिर सी बात है, घर तो फिर भी बन जाएगा बट लोगों को बचाना ज़रूरी है। ये आपने अक्सर देखा होगा, आप एक गाड़ी के अंदर होते हैं और वो गाड़ी के अंदर अक्सर एक शीशे के ऊपर लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट, या किसी बिल्डिंग के अंदर होता है उसके ऊपर लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट। वो इमरजेंसी एग्जिट ये होता है कि कोई फैक्टर इसको डिस्टर्ब करे और आपको अंदर नुकसान हो रहा है तो आप अचानक से इस बिल्डिंग की, इस गाड़ी की परवाह किए बगैर बाहर निकल जाए। तो ज़रा देखिए, इधर भी वही कहानी है। जब वहाँ आग लगती है गाड़ी के अंदर या बिल्डिंग के अंदर तो आप कोई शीशा तोड़ देते हैं या दीवार प्लांग करके जाते हैं, किसी भी तरीके से उस इमरजेंसी रास्ते से निकल आते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फेज वायरसेस बाहर निकलने के लिए इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ प्रेशर एक जगह पे था और कैविटी बनी थी, सारे फेजेस निकल आए थे। यहाँ अब प्रेशर इन सब के ऊपर पड़ेगा। यहाँ प्रेशर क्या होगा, यहाँ प्रेशर इस पूरे वाल के ऊपर पड़ेगा और ये वाल रप्चर हो जाएगा। जब वाल रप्चर हो जाएगा तो एक एक करके नहीं बल्कि ये सारे फेजेस इधर बाहर निकल आएंगे एकदम से। क्लियर हो रही है ना बात? तो जब ये वाल की ब्रेकडाउन हो जाए,
वॉल रप्चर हो जाए, तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये बैक्टीरिया अभी भी लिविंग है? नहीं, बैक्टीरिया की तो ब्रेकडाउन हो गई है, वो तो ख़त्म हो गया है। तो इस सेल में बैक्टीरियल सेल यानी होस्ट सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। सो इस डेथ की वजह से इस साइकिल को यहाँ क्या कहा जाता है? इसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाइटिक साइकिल इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? इसको लाइटिक साइकिल कहते हैं। ज़रा तवज्जो से गौर से देखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं सीखने के लिए। याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज दे स्टार्ट एट लाइसोजेनिक। ज़्यादातर जो साइकिल्स होते हैं, साइकिल का स्टार्ट जो होता है वो लाइसोजेनिक स्टार्ट होता है, यानी होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन वाला स्टार्ट होता है। बट मोस्टली फिर इनका जो एंड होता है वो दोनों हो सकते हैं, बट ज़्यादातर फिर जो एंड होता है वो लाइटिक होता है। ज़्यादातर एंड क्या होता है? वो लाइटिक साइकिल होता है, लाइटिक साइकिल। ठीक है ना? तो इसलिए आपने एक चीज़ को ज़रा नोट करना है, आपकी किताब में एक वो फिगर बना है, डायग्राम बना है जिसमें लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल की एक्सप्लेनेशन है। उसके नीचे वो लिखा हुआ है लाइटिक इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइसोजेनिक। तो उसकी ज़रा फिर करेक्शन कर लें। आपने इसको ऐसे याद करना है कि मोस्ट ऑफ द साइकिल स्टार्ट एट लाइसोजेनिक एंड एंड एट लाइटिक। ठीक है ना? तो वो लाइटिक इनटू लाइसोजेनिक नहीं है, वो लाइसोजेनिक इनटू लाइटिक है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? लाइटिक में तो बैक्टीरियल सेल ख़त्म हो जाता है, ब्रेकडाउन होती है। तो आपको भी पता है कि अगर एक सेल की ब्रेकडाउन हो जाए, होस्ट सेल ख़त्म हो जाए, तो वो कैसे दोबारा ज़िंदा होगा। इसलिए आपने याद रखना है कि लाइसोजेनिक टू लाइटिक, लाइटिक इनटू लाइसोजेनिक नहीं, बल्कि क्या होगा? लाइसोजेनिक इनटू लाइटिक। क्लियर हो गई बात? ये दरमियान से यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अटैचमेंट कौन करा रहा है, ब्रेकडाउन कौन करा रहा है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस अंदर हो रही है, फिर उसके बाद सेल फेज इससे कैसे निकल रहा है, लैटिक के थ्रू, लाइसोजेनिक के थ्रू, एटसेट्रा। बट एक चीज़ जहाँ आपका ध्यान नहीं जाता, मैं ज़रा उसको यहाँ कवर करने लगा हूँ। देखें, आप मेरी बात गौर से सुने और अपना पेन हाथ में रखें, रजिस्टर के ऊपर इस चीज़ को लिख लें। फ़र्ज़ करें, ये कंसेप्चुअल बात आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको एमसीक्यूज़ के लिए आपको फ़ायदा हो और आप इसको कवर कर सकें, क्लियर कर सकें। साइकिल स्टार्ट हो गया, बट इधर साइकिल पूरा ही नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है, पॉइंट ये है, साइकिल स्टार्ट तो हो गया बट साइकिल पूरा ही नहीं हुआ। व्हाट मे बी द पॉसिबल रीज़न? एक मरतबा स्टार्ट हो गया बट साइकिल एंड तक नहीं पहुंचा, पूरा नहीं हुआ, क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है? तो ये कुछ बैक्टीरिया बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें एक एंजाइम होता है। चलो इधर लिख लेता हूँ, जिनमें एक एंजाइम होता है। वो बायोटेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा, इसको सेकेंड ईयर में जिन बच्चों ने पढ़ा है। एक एंजाइम होता है इसके अंदर जिसको कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। याद रखिए, हर एक बैक्टीरिया में नहीं होगा, इसको लिख लें। एंडोन्यूक्लियस होता है जो हर एक बैक्टीरिया में नहीं होगा, कुछ बैक्टीरिया में होता है, या होता है तो स्पेसिफिक होता है। तो ये एंडोन्यूक्लियस का काम होता है ये एंडोन्यूक्लियस का काम होता है ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अगर ऐसे हुआ कि फेज के इस डीएनए में इस एंडोन्यूक्लियस का रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो फिर ये एंडोन्यूक्लियस इस फेज के डीएनए पे अटैक करके इसकी ब्रेकडाउन कर देगा, क्योंकि ये भी तो डीएनए या आरएनए है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हुए हैं, तो इसकी ब्रेकडाउन कर देगा। जब ब्रेकडाउन होगी तो इसकी यहाँ रिप्लिकेशन नहीं होगी और आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। सो दिस मे बी वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बैक्टीरिया को फेज से कौन प्रोटेक्ट कर सकता है, तो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर आपके पास जो है ये एंडोन्यूक्लियस होगा। इस बात को आप एमसीक्यूज़ के लिए नोट कर लें, ये ज़रूरी बात है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये आपका हुआ बैक्टीरियोफेज, आपका नहीं बैक्टीरिया का ठीक है, बैक्टीरिया का है ना, आपका तो नहीं है। वो तो आपका जो गेस्ट है वो तो HIV हो सकता है, फ्लू हो सकता है, बहुत सारे और वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं। बट बैक्टीरियोफेज इज़ द गेस्ट, बैक्टीरियोफेज इज़ द अटैकर ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और वहाँ अपना साइकिल जो है ये पूरा कर लेता है। इन दो तरीक़ों से ये साइकिल एंड हो सकता है, लाइटिक से हो सकता है और लाइसोजेनिक से हो सकता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। आगे जाके
हम HIV और उसका लाइफ साइकिल, फिर फ्लू वगैरह वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक बुक ने लिखा है बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर, बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर। तो वो पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट चैप्टर नंबर 6 में ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट है। तो उस ट्रांसडक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में हम फेज एज अ वेक्टर को डिटेल से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि बैक्टीरियोफेज कैसे एज अ वेक्टर यूज़ होता है, कैसे एक डोनर के DNA को रिसिपिएंट के अंदर लेके जा सकता है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन खास करते हैं। क्लियर हो गई ये बात। मिलते हैं एक और लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।